बच्चों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में भी देखा था और हमने असमान विद्युत क्षेत्र में भी देखा था, और बल आघूर्ण की वहां पे हमने गणना भी की थी, PE sin थीटा है। जब पूरा वीडियो देखा होगा तो मैं आज एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरूर आपको उसका आंसर आ गया होगा कि जब हमने आवेश को प्रारंभ किया, पहला वीडियो देखा आपने, वहां पे मैंने एक कंघी और कागज का एग्जाम्पल दिया था। जब मैंने कंघी को बालों से रब कर लिया था, फिर कागज के पास लेके गया था, कागज क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, चिपकने लग गए थे। ठीक है, वहां आवेश के कारण हो रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमने कंघी को रगड़ा है तो कंघी तो आवेशित हो गई, लेकिन कागज को तो कहीं रगड़ा ही नहीं था, तो कागज तो आवेशित नहीं था, फिर ये क्यों चिपकने लग गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है, तो आंसर खोजा उसका। बिल्कुल, देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा ना आपने। देखा विद्युत क्षेत्र में जैसे हमने रखा तो वहां पे क्या हुआ, एक बल आघूर्ण कार्य करने लग गया, जो उसको क्या कर रहा था, द्विध्रुव को अपनी समांतर लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक ऐसा ही होता है, जब कंघी आवेशित हो जाती है, विद्युत क्षेत्र में लेते हैं, तो कागज के अंदर क्या होता है, कागज के जो अणु है वो क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, और ध्रुवण के कारण, इस बल आघूर्ण के कारण कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल इस तरह आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। चलिए बल आघूर्ण को छोड़ते हैं, वहां पे हमारा वो कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक लेते हैं हम, सतत आवेश वितरण। देखिए क्वांटीकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा था, क्वांटीकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था Q बराबर NE आया था, याद आया आपको, Q बराबर NE आया था, प्लस माइनस भी आया था, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, है ना। और वहां पे आपको कहा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि गुणज में ही बाहर जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यही जाएगा। न्यूनतम मान भी देखा था आपने, न्यूनतम मान क्या था, Q बराबर E आया था, और हमने n का मान जो निकाला था वो पॉइंटों में नहीं हो सकता, ये चर्चा हमने वहाँ की थी। वहाँ पे हमने यानी 2/3 E नहीं हो सकता है, 1/3 E नहीं हो सकता। हालांकि क्वार्क में होता है ऐसा, लेकिन क्वार्क क्या है, मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्वांटा के हिसाब से जाता है, यानी विभक्त होता है, इसका जो वितरण होता है वो क्या होता है, विभक्त होता है, खुला होता है, अलग अलग जाता है, सतत नहीं होता है ना, सतत नहीं होता। लेकिन हमने ये भी देखा कि सूक्ष्म पैमाने पे तो ये है, लेकिन स्थूल पैमाने पे जाते हैं तो वहाँ पे आवेश का वितरण क्या होता है, आपको सतत नजर आता है। यानी बड़े पैमाने पे देखते हैं तो क्या होता है, सतत नजर आता है। जैसे कि वहाँ एग्जाम्पल दिया था कि सिपाही एक साथ निकल रहे हैं, हालांकि उनके बीच में गैप तो है, लेकिन क्या होगा, उनके बीच में गैप तो है, लेकिन एक साथ जा रहे हैं तो यूँ देखने में लगेगा उनके बीच गैप नहीं है, उनके बीच क्या है, गैप नहीं है। जैसे मान लो अपने पास एक लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये गोले ले रखे हैं, हालांकि देखिए आप यहाँ पे मैं गैप रख रहा हूँ, इनके बीच क्या कर रहा हूँ, गैप तो रख रहा हूँ। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है, इस तरह आपके एक एक करके आ रहे हैं, और इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको, गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अपने को क्या है, इनके बीच गैप नज़र आ रहा है ना। चलिए, ये अपने को गैप नज़र आ रहा है, एक निश्चित दूरी से देख रहे हैं। तो और ज़्यादा दूर चले जाएं, हम क्या करें, दूर से देखें, या बहुत ज़्यादा ही आ जाएं तो आपको ये इस तरह नज़र आएंगे। जब और ज़्यादा आ जाएंगे तो ये अपने को क्या होंगे, इस तरह नज़र आएंगे, और यहाँ देख रहे होंगे आप, क्या होगा, अब बिल्कुल पास पास आ गए, अब क्या हो गए, पास पास आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए। और जब ये अपने पास बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, यानी गैप है इनके बीच में, लेकिन दूर से एकदम से देखने में क्या होता है, यूँ लगता है कि ये सतत है, ये क्या है, सतत चल रहे हैं, बस इसी को सतत वितरण कहते हैं। और वैसे भी सतत वितरण की जो गणना की जाती है वो कैलकुलस से की जाती है, अवकलन गणित से स्पर्श रेखा खींच के, अवकलन करके, समाकलन करके, उससे की जाती है। सतत वितरण से क्या होता है, गणना बहुत अच्छी होती है और सूक्ष्म स्तर तक हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि विविक्त में ऐसा नहीं होता। तो विविक्त तो होता है, लेकिन क्या करेंगे, स्थूल पैमाने पे बात करेंगे तो वहाँ पे ये क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को लिख भी देनी है, अगर आपने से पूछ लिए, ये हम लिख देंगे कि सूक्ष्म पैमाने यानी माइक्रोस्कोपिक स्केल पर आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। ठीक है, सूक्ष्म रूप से तो होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे बहुत बड़ी संख्या में आवेश इतने निकट होते हैं कि उन्हें सतत रूप में वितरित माना जा सकता है। ठीक है, बहुत सारा आएगा, जबकि आपने वहाँ देखा था एक कॉलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, है ना, बहुत सारे आए थे ना, तो वो क्या मानते हैं, हम उसको सतत रूप से मानते हैं कि एक साथ जा रहे हैं, भाई एक साथ जा रहे हैं, ये मानते हैं। मान लो एक कमरा है, उसमें बंद है,
या फिर स्कूल को देखो आप, स्कूल में जब बच्चों की छुट्टी होती है, आप लोगों की जब छुट्टी होती है और जब लाइन से निकलने के लिए कहा जाता है एक लाइन बना के लगातार जाओ, तो उस लाइन को अगर हम दूर से देखें तो क्या होगा, बिल्कुल लगातार निकलते हुए नजर आते हैं कि लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है, चिपक चिपक के चल रहे हैं। जबकि होता क्या है, गैप होता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, उसको सतत मान लेते हैं, कंटिन्यूस मान लेते हैं। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस मान लेते हैं कि एक सतत रूप से वितरित है। ठीक है, अब ये जो सतत रूप से वितरित हो रहा है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवेश की घनत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि घनत्व क्या होता है। आवेश का घनत्व, डेंसिटी है ना, डेंसिटी का मतलब बताया था आपको, पिछले कई वीडियो में एग्जांपल दिए थे कि एक कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं छोटी क्लास में, और एक बड़ी क्लास में 30 बच्चे, तो छोटी क्लास में क्या होंगे, चिपक चिपक के होंगे, और बड़ी क्लास में क्या होंगे, खुल खुल के होंगे, है ना। इसी को घनत्व कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं घनत्व की। ये मुख्यतः क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। घनत्व क्या है, 3 तरह के होते हैं। लंबाई पे देख सकते हो, क्षेत्रफल पे देख सकते हो, और आयतन पे देख सकते हो। ठीक है, तो पहला यही है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको मैं लैम्बडा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व अल्फा। नाम से पहचान जाओगे, रेखीय यानी एक सीधी रेखा आएगी तो लंबाई की बात करेंगे, पृष्ठ यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे, और आयतन, आयतन का मतलब आयतन, है ना। समझ गए बात को। चलिए, तो पहला लेता हूं मैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये है, मान लो मेरे पास एक छड़ है जो कि L लंबाई का है। छड़ क्या है, L लंबाई का है, और इस पे क्या है, Q आवेश है। L लंबाई की छड़ पे क्या है, Q आवेश है। मुझे पता करना है इकाई लंबाई की छड़ पे कितना आवेश होता, इकाई लंबाई के छड़ पे कितना आवेश होता। तो जब मेरा छड़ L लंबाई का है तो उस पे कितने आवेश हैं, Q आवेश है। L लंबाई के छड़ पे कितना आवेश है, Q आवेश है। तो एक लंबाई का होता है, यानी एक इकाई का होता, तो आवेश कितना होता, Q बटा L हो जाता। कितना हो जाता, Q बटा L। बस इसी को आवेश घनत्व बोलूंगा। कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए ये सूत्र लगाया मैंने, लैम्बडा बराबर Q बटा L, इसको मैं क्या कहूँगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, परिभाषा दे सकते हैं, इसको देख के भी दे सकते हैं, और वैसे भी आप बना सकते हैं कि एकांक लंबाई बोल सकते हैं, इकाई लंबाई भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब यूनिट होता है एक। ठीक है, तो यूँ ले सकते हैं, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक चित्र बना के आ जाएंगे। ठीक है, रेखीय आवेश को पूरा करें। अगर आप रेखीय आवेश का मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रक निकाल सकते हैं। Q का मात्रक क्या था, Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या था, कुलाम, और बटे में क्या है, मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, कुलाम बटे मीटर होगा। जब मात्रक निकाल ही रहे हो तो क्या करो, विमा भी लगे हाथ, निकाल लो इसकी हम क्या करें, विमा भी निकाल लेते हैं। तो Q की विमा आपको पता ही है AT होती है, और L की विमा क्या होती है, L होती है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाओगे तो L क्या होगा, ऊपर जाके माइनस का होगा, M नहीं है, तो ये इसकी विमा हो जाएगी m0 L की घात -1 T की घात 1 और A की घात 1। समझ गए। तो ये अपना कंप्लीट है रेखीय आवेश। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व आपका कंप्लीट है। दोबारा शॉर्ट में बता दूं क्या था, फॉर्मूला क्या था, आप बताएंगे लैम्बडा बराबर Q बटा L। लैम्बडा बराबर Q बटा L। Q क्या है, तो आप कहेंगे Q क्या है, कुल आवेश है, L कुल लंबाई है, और लैम्बडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अगर इससे हमें क्या करना है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक होता है कुलाम बटे मीटर, और विमा क्या होती है, m0 L की घात -1 T की घात 1 और A की घात 1 होगी। क्लियर। चलिए, अब ये क्लियर है तो आगे वाले दो फटाफट हो जाएंगे, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें क्या होगा, पृष्ठ पे आवेश होंगे। तो मेरे पास ये कोई पदार्थ मान लें, कोई भी चीज़ मान लें, या एक पृष्ठ मान लें, पृष्ठ पे क्या है, आवेश कितना है, Q है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A क्षेत्रफल है। अब मैं इकाई क्षेत्रफल पे आवेश की गणना करूंगा, वही मेरा क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो मैंने पूरा क्षेत्रफल कितना मान लिया, A, तो मेरे पास A क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो आप कहोगे A क्षेत्रफल में Q आवेश है। ठीक है, एक एक नियम से एक क्षेत्रफल में कितना होगा, तो आप कहोगे Q बटा A होगा। कितना हो जाएगा अपने पास, Q बटा A। इसी को हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। ये सूत्र बन गया Q बटा A। और लिखना चाहे तो बड़ा आसान है लिखना, जब सूत्र बना लेते हो तो लिखना भी क्या है आपका, बहुत ही आसान है। ये लिख सकते हैं, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। भाई क्या कर रहे हो, इकाई आवेश की बात कर रहे हो ना, है ना। इकाई आवेश की बात नहीं कर रहे हैं,
हम किसकी बात कर रहे हैं? इकाई पृष्ठ पर आवेश, इकाई आवेश पे पृष्ठ नहीं, उल्टा मत लिख के आ जाना। इकाई पृष्ठ पे आवेश, नीचे वाला एक कर लें, इस एक को एक कर लें तो क्यों आ जाएगा। समझ गए बात को? चलिए इसका भी क्या करें, मात्रक निकाल लें और विमा निकाल लेते हैं। तो मात्रक निकाल लो, इसका मात्रक क्या होगा, Q बटा A से Q बटा A, Q का तो क्या था, कूलम है ना, और A का क्या होगा, क्षेत्रफल का आप जानते हो, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिखते हो ना आप भाई, ये तो लिखते हो मीटर इंटू मीटर, ये तो होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इसका आ गया कूलम बटे मीटर का स्क्वायर। और क्या चाहिए अपने को, विमा चाहिए। तो विमा, क्यू की विमा तो याद हो गई आपको, TA, क्यू की विमा TA, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए कहते हैं मीटर का मतलब L और इसका मतलब ये L, तो ये आ गया L स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L स्क्वायर होती है, तो ये आ गया बटे में L स्क्वायर। ये L की घात 2 है, ऊपर ले जाओ, L की घात कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। L की घात कितनी होगी, -2 हो जाएगी। तो फाइनली मेरे पास इसकी विमा क्या आ गई, m0 L की घात -2, T की घात 1 और A की घात 1 आ गई। समझ गए बात को, कोई डाउट नहीं है। चले आगे, अगले किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। तो देखिए आयतन की, ये आयतन का आवेश घनत्व है ना। क्या करोगे, वही मान लोगे मेरे पास ये क्या है, कोई वस्तु है, गोला मान ले, बेलन मान ले, कुछ भी मान ले, जिसका आयतन मैंने क्या मान रखा है, V मान रखा है। मैंने आयतन क्या ले रखा है, V ले रखा है। तो V आयतन में क्यों आवेश है, मेरे पास क्या है, V आयतन में, ये अपने पास V आयतन में कितने आवेश हैं, V आयतन में मेरे पास है Q आवेश। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इकाई आयतन में चाहिए मुझे, एक आयतन में। तो एक आयतन में कितना आवेश होगा ये पता करना है, और ये पता करना है तो ये कितना हो जाएगा, Q बटा V हो जाएगा। ये सूत्र बन जाएगा आपके पास, रो बराबर Q बटा V। ये आवेश घनत्व का सूत्र बन गया ना। परिभाषा देना चाहो, बड़े आसानी से परिभाषा दे सकते हो। क्या कह सकते हो आप, इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। P को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये रो बन जाता है भाई। ये P है ना, P जैसा ही होता है लेकिन हल्का सा यूँ घुमा के लिखते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या करें, मात्रक और विमा देख लें। इसका भी हम मात्रक विमा देख लेते हैं। ये लिखना जरूर भाई, वहाँ लिख के आओ तो ये लिख के जरूर आना कि रो क्या है, क्यू क्या है और वी क्या है, ये लिखना आवश्यक है, अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलिए मात्रक की गणना करूं तो क्यू का मात्रक तो आपको पता ही है क्या होता है, कूलम। क्यू का मात्रक कूलम। और आयतन, आयतन होगा मीटर क्यूब। भाई जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल तो होता है मीटर स्क्वायर है ना, और जो आयतन होता है, आयतन होता है मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और लंबाई जो सिंपल निकाली था ना अपनी लंबाई, वो क्या होता है, मीटर होता है। बस ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए आपको। सिंपल लंबाई मीटर में लेते हैं, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, वर्ग में होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और आयतन है यानी वॉल्यूम, तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो बस मुझे यहाँ क्या करना है, मीटर क्यूब करना है। ये इसका मात्रक आ गया, मात्रक क्या हो गया, कूलम बटे मीटर क्यूब। और विमा, विमा निकाल लो, अब तो निकाल लोगे। नीचे क्या होगा, आप देख रहे हो विमा निकालते हो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले L आया, फिर L स्क्वायर आया, अब कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये ध्यान जरूर रखना बच्चों, आवेश घनत्व क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, आवेश घनत्व क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। इस पे दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्केलर है, ये अदिश राशि है। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप, ये चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे हमें क्या है, यहाँ पे देखो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, आयतन निकाल रहे हो, तो क्षेत्रफल और आयतन आपको सबके याद होने चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल आयतन सबके याद होने चाहिए। वैसे तो आप लोगों को याद होगा है ना, जैसे किस किस के याद होने चाहिए आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे हमें वर्ग का पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत जानते हो ना, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो सिंपल तो पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये आपको पता होने चाहिए कम से कम। और भी हैं जैसे समचतुर्भुज वगैरह हैं, उनके भी पता होने चाहिए, लेकिन कम से कम
ये तो पता होना चाहिए हमें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए लिख देता हूं। वैसे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल सही है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आप जानते ही हो, पाई क्या होता है 3.14 होता है, या फिर 22/7 भी कह सकते हैं। पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, इसे हम 22/7 भी कह सकते हैं। याद होगा आपको 22 जुलाई और 14 मार्च, 14 मार्च ठीक है, और एक होता है 22 जुलाई। इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हमें बनाते हैं विश्व पाई दिवस। इस दिन हम क्या करते हैं, विश्व पाई दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, दिमाग में जोर डालो, खुद ही समझ जाओगे। 14 मार्च, बताइए क्यों मनाएंगे। 14 मार्च का मतलब है बच्चों 14/3 है ना, तो ये 3.14 की वजह से, ठीक है। 22 जुलाई का मतलब है, 22 जुलाई का मतलब है क्या है 22/7, इसलिए भी, ठीक है। हालांकि इससे तो कोई मतलब नहीं है, एक सामान्य जानकारी देने के लिए बता दी मैंने। तो ये अपने को याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास होता है। ऐसे ही आपको आयतन भी याद होने चाहिए, आयतन भी याद होने चाहिए। याद होगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, है ना, ये चीज़ें आपको याद होगी। है, देख लेते हैं इसको भी एक बार। जैसे अपने को मान लो घन और घनाभ का आयतन चाहिए, अपने पास ये है, ये अपने पास घनाभ हो गया, ठीक है। घनाभ का मुझे आयतन चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए वैसे तो क्षेत्रफल तो क्या होगा और आयतन क्या होगा पता ही होगा आपको। क्षेत्रफल होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा LB + BH + HL, लंबाई गुणा चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई ब्रेथ होता है, H का मतलब हाइट होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तो इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सारे पृष्ठ, इसके कितने पृष्ठ हैं, तो आप कहोगे कमरे को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितने पृष्ठ, एक छत पे, एक फर्श पे 2 और 4 दीवारें, 6 पृष्ठ हैं इसके, ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, आयतन निकालना चाहते हैं, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। घन की बात करूं, अगर मैं घन की बात करता हूं, तो घन का क्या करें, घन में क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी क्या होती हैं, बराबर होती है। ये मान ले घन है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6 × भुजा स्क्वायर, जितनी भी भुजा दे दें तो ये होता है 6 × भुजा स्क्वायर। और अगर आप इसका आयतन निकालना चाहते हैं, तो आयतन होता है बच्चों भुजा क्यूब। आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर आ रही है, LBH तीनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। इसका आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। ऐसे आप गोले का, अर्धगोले का, इनके आयतन क्षेत्रफल याद है, बताऊं है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। अब मैं लेना चाहता हूं सबसे पहले बेलन, बेलन का लेना चाहता हूं कि अपने पास बेलन है, इसकी बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो ऊपर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², और इसको बोलते हैं वक्राकार भाग। मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh, ठीक है, 2πrh। और आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, यानी पूरे पृष्ठ का, स का मतलब है बच्चों, पूरा लिख लेना चाहो तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको क्या करेंगे,
जोड़ेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और उधर था अपने पास 2 पाई आर एच। क्या था अपने पास 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है मेरे पास आर प्लस एच। मैंने क्या किया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एच, तो ये इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच आ गया। और आयतन निकालना चाहें तो आयतन हो जाएगा आपके पास, 10वीं क्लास में आपने ये सारे पढ़े हुए हैं, है ना। इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, इसका आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होगा। ठीक है, तो घन बता दिया, घनाभ बता दिया, बेलन बता दिया, बचा क्या, शंकु और गोला। तो चलिए शंकु और गोला भी ले लेते हैं, इसको क्यों छोड़े हम, है ना। शंकु और गोले की बात कर लेते हैं। ये ले लेते हैं हम यहाँ पे शंकु, ये अपने पास क्या है, शंकु है। ठीक है, इसका निकालना चाहें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान होगी। ये सीधी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, इसको h बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं r, और इसको क्या बोलते हो, l बोलते हो, तिर्यक लंबाई। l क्या होता है, तिर्यक लंबाई होती है, तिर्यक लंबाई। इसमें कुछ रिलेशन होता है, अगर आपको ध्यान हो, इसमें रिलेशन होता है, याद है कुछ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बच्चों एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन आ जाता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और आयतन और क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आयतन तो चलिए बता देता हूँ। आयतन क्या होगा, जो बेलन का निकाला था ना उसमें 1/3 लगा दूँ। हमने बेलन का निकाला था, ये यहाँ पे हम क्या करें 1/3 लगा दें। यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 लगा देंगे। कहने का मतलब है समान त्रिज्या और समान ऊंचाई पे क्या होगा, बेलन का आयतन शंकु का आयतन का कितना होता है, 3 गुना होता है। तो यहाँ पे 1/3 लगा देता हूँ, तो ये मेरा इसका आयतन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन आ गया अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ पे देखिए 2 क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र भाग होता है, वक्र भाग, तो वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, और नीचे जो वृत्ताकार भाग है, नीचे वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार भाग, इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा भाई, ये क्षेत्रफल वक्र भाग का निकाल रहा हूं और वृत्ताकार भाग का, तो वृत्त का तो आपको पता ही है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर आप निकालना चाहते हैं सप्रच्छय, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सप्रच्छय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका निकालना चाहता हो तो बच्चों देखो क्या कॉमन आएगा, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, है ना। इसके पास बच जाएगा एल और इसके पास बचेगा आर। तो ये आपके पास शंकु का हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और आयतन आ गया। क्लियर। अब मुझे एक और रह गया, अपने पास क्या रह गया, गोला। अपने पास क्या रह गया, गोला। तो गोले का और निकाल लेते हैं हम गोले का निकालें तो अपने पास गोले का हो जाएगा, बताइए गोले का क्या होता है। मान लीजिए गोला है, देखिए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का गोला होता है। अंदर अगर गोले को काट देते हो तो क्या बनता है, अर्धगोला बनता है। जैसे तरबूज है, तरबूज को काटेंगे तो क्या होगा, 2 अर्धगोले बनेंगे। तो अर्धगोले की भी बात करेंगे। इस गोले की बात करूं तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल बताएं। तो गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, है ना। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन की बात करूं कि भाई आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यह आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आयतन हो जाएगा। क्लियर। अर्धगोला थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अर्धगोला जैसे ये वाला नीचे वाला हिस्सा ले लें, उसकी वो क्या होगा, अर्धगोला होगा। तो अर्धगोले को यहाँ ही बना लेते हैं एक बार हम। ये मान लीजिए अपने पास अर्धगोला है, ये क्या है अपने पास अर्धगोला है। ठीक है, ये मैंने क्षेत्रफल वगैरह किसके बताए, ये गोले के बताए। ये क्या था, गोला था। ठीक है, और अब बात जो करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं, अर्धगोले की। हम बात किसकी करने जा रहे हैं अब, अर्धगोला कि अर्धगोले का क्या होगा। तो चलो देखते हैं अर्धगोले का क्या होगा। इसको तो उधर दे दूं,
आयतन तो आधा हो जाएगा भाई, एक गोला है इसको आधा करेंगे पानी आधा आधा हो जाएगा, तो आयतन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आयतन क्या होगा आधा हो जाएगा। तो बच्चों आयतन तो हो जाएगा आधा, यानी 4/3 का आधा कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन क्षेत्रफल थोड़ा सा चेंज है, क्षेत्रफल में क्या होगा दो तरह के होंगे, एक तो ये वक्र भाग निकलेगा इसका, ठीक है, ये क्या हो गया वक्र भाग निकलेगा, और ये आधार बोल सकते हो इसको, आधार वाला निकलेगा, ठीक है। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल, वक्र भाग का क्षेत्रफल, अगर मुझे वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए क्या होगा, आधा हो गया ना, पहले कितना था ये 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा कर देंगे भाई, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया नीचे हो गया, तो इसका हो गया वक्र भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर देखो यहाँ पे भी ये अगर काटे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है एक वृत्त ही बन रहा है, तो जो आधार है इसका या ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो आधार का अगर देखना चाहें तो आधार का कितना हो गया इसका पाई आर स्क्वायर। और अब आ रही है आपके पास काम की बात, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर पहले तो क्या आ गया, पहले 2 पाई आर स्क्वायर आ गया फिर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये कुछ मैंने बताए हैं, आयतन निकालना और क्षेत्रफल निकालना, ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। आप कॉपी में उतार लें, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, उससे आपको क्या होगा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, लिख भी सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही लेते हैं, आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।